और जो पोस्ट नहीं है, पहले तो मैं यही इंक्वायरी करवाना चाहूंगा कि अगर सरवाल हॉस्पिटल में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की शायद पोस्ट नहीं, जो मेरे सोर्स नहीं है, मैं पक्का नहीं कह सकता, अगर वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, वो बंदा डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे कैसे बना बैठा हुआ है? एक एमओ है, एमओ वाला उसके काम लो, अगर उसका जो काम है वो करवाए। डॉक्टर ने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? वो भी उतनी ही कसूरवार है। फार्मासिस्ट इमरजेंसी छोड़ के भाग गया, वो भी उतना जिम्मेवार है। वो बंदे मगर जिनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए। अगर कल को मेरे कुछ हो गया होता तो मेरे फैमिली को ये पता नहीं चलना था कि मेरे साथ हुआ क्या। ये इंजेक्शन सिर्फ आईएम लगना था, इन्होंने आईवी लगाया। आनंद फानन में डॉक्टर ने 2-4 इंजेक्शन वहां पे लगाए हैं, हाइड्रोकार्ड वगैरह, एविल वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो लगाया गया मेरे को। फिर उन्होंने कहीं मेरी फैमिली को कहा, मेरे ब्रदर को, कि आप इनको शिफ्ट कीजिए। जब मेरे को इंजेक्शन तीसरा लगाया गया, उसके बाद मेरी हालत जो है बिल्कुल ही, एक सोच लो कि बंदा एक डेड वाली पोजीशन पहुंच गया। मेरा बीपी डाउन वाला जो 45 चला गया, पल्स मेरी खत्म हो चुकी थी। भला हो उन डॉक्टरों को, जीएमसी वालों का, जिन्होंने, उनमें से किसी एक डॉक्टर ने मेरे को पहचान लिया। अगर ना भी पहचानते, शायद डॉक्टर वहाँ पे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को विद इन सेकंड ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो मेरे को टेक्निकल पता नहीं है। तो मेरे को इंजेक्शन पहले 2 लगाए गए। 2 इंजेक्शन के बाद मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं, मेरी सेहत कुछ खराब हो रही है। डॉक्टर को जो वहाँ पे जब पता किया कि शायद वो 2 इंटर्न थे, वो आईएसएम से हैं। आईएसएम वाले एक पेट दर्द वाले का इलाज क्या करेंगे, उन्होंने जब कोई इंजेक्शन उस लड़के को कहा, बाद में वो पता चलता है कि वो जो लड़के हैं इलीगल है, वहां पे काम कर रहे हैं, जो इनके हॉस्पिटल के बंदे जो कह रहे हैं। उनका ना रोस्टर में नाम है, कोई स्टूडेंट है, वो जो ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट है, वो ड्यूटी पे था ही नहीं, और उसने सुबह अटेंडेंस भी नहीं लगाई है बायोमेट्रिक की, वो भी रिकॉर्ड है। ब्रदर मेरे ने बाद में जो मेरे को सुनाया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा कि मैं इनको सुबह 4:30-5 बजे की बात होगी कि इनको लेके जाते हैं, बीएन में लेके जाता हूँ। डॉक्टर डर गए कि शायद बीएन में सुबह सुबह अगर फैसिलिटी ना हुई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आप जीएमसी में जाइए। आनंद फानन में उन्हें रेफर कर दिया, और ना ही रेफरल का प्रोटोकॉल उसने फॉलो किया। रेफरल के में होता है कि आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको वहां तक पहुंचाएगा कि अगर रास्ते में कोई इंजेक्शन लगाना है, कुछ करना है। कुछ उन्होंने नहीं दिया मेरे को। इन्होंने ब्रदर ने उठाया, गाड़ी में फेंका, और आनंद फानन में मेरे को जीएमसी लेके गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट जो है, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। दोनों ही किसी को शल्टर कर रहे हैं, किसके शेप पे ये कर रहे हैं। आज इनको दोनों को वहम है कि शायद हमारी पहुंच, इनकी पहुंच बड़ी दूर तक है। मैंने कहा ठीक है, आपकी पहुंच हो जहां होगी, लेकिन मैंने इंसाफ लेना। मैं चाहे मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर पे आके। इंसाफ नहीं दोगे तो आप उसके लिए भुगतोगे। इनका सुपरिटेंडेंट है, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, चाहे डॉक्टर्स हैं, वो अनप्रोफेशनल वे से काम कर रहे हैं। अगर अनप्रोफेशनल वे से इतना बड़ा हॉस्पिटल चलेगा तो हायर अथॉरिटीज क्या कर रही हैं बैठे हुए। अगर प्रोफेशनल बंदे यहाँ पे बिठाओगे तभी जाके हॉस्पिटल अच्छे तरीके से काम करेगा, अदरवाइज बंदे मरेंगे, मरते रहेंगे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मैं लिहाजा चाहता हूँ, अगर मंगल बुधवार तक मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं लीगली भी इनके साथ जाऊंगा, जुडिशली भी जाऊंगा, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलूंगा, उनसे भी कोशिश करूंगा कि अगर हम इस फील्ड में हैं तो वहां पे उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम, जिससे भी मिलना होगा, एलजी ग्राइवेंसी सेल में भी मैंने लेटर मैंने मंगल के बुधवार को पोस्ट कर दूंगा, पीएमओ तक मैं करूंगा। जम्मू के सरवाल हॉस्पिटल से हैरान करने वाला जो मामला है वो सामने आया है, और आपको बता दूं मेरे साथ इस वक्त वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सुदन जी मौजूद हैं, जो कि पिछले 20 सालों से जो है वो हेल्थ यानी बात करें हॉस्पिटल्स की बीट को जो है वो देख रहे हैं। और अगर किसी भी मीडिया पर्सन को किसी भी हॉस्पिटल के रिलेटेड जो है जानकारी चाहिए, वो हमेशा जो है नवीन सर से पूछी जाती है। लेकिन जम्मू के सरवाल हॉस्पिटल में नवीन सर के साथ ही कुछ इस तरह का हुआ कि इन्हें गलत इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, और अभी फिलहाल कुछ आरोप जो है उस जो है डॉक्टर के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सर सबसे पहले बताएं बात क्या हुई थी। मैं 25 नवंबर को रात को और 26 की सुबह 3 बजे मेरे को कोई प्रॉब्लम बेसिकली मेरी मदर को होती है। मेरे को हल्की हल्की पेट में प्रॉब्लम थी, मेरा दर्द हो रहा था। जब मदर को लेके गया तो मैंने अपनी पर्ची कटवाई, और मेरे को इंजेक्शन पहले 2 लगाए गए। 2 इंजेक्शन के बाद मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं, मेरी सेहत कुछ खराब हो रही है। डॉक्टर को जो वहाँ पे जब पता किया कि शायद वो 2 इंटर्न थे, वो आईएसएम से हैं। आईएसएम वाले एक पेट दर्द वाले का इलाज क्या करेंगे, उन्होंने जब कोई इंजेक्शन उस लड़के को कहा, बाद में वो पता चलता है कि वो जो लड़के हैं इलीगल है, वहां पे काम कर रहे हैं, जो इनके हॉस्पिटल के बंदे जो कह रहे हैं। उनका ना रोस्टर में नाम है, कोई स्टूडेंट है, वो जो ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट है, वो ड्यूटी पे था ही नहीं, और उसने सुबह अटेंडेंस भी नहीं लगाई है बायोमेट्रिक की, वो भी रिकॉर्ड है।
जब मेरे को इंजेक्शन तीसरा लगाया गया उसके बाद मेरी हालत जो है बिल्कुल ही एक सोच लो कि बंदा एक डेड वाली पोजीशन पहुंच गया। मेरा बीपी डाउन वाला जो 45 चला गया, पल्स मेरी खत्म हो चुकी थी। आनन फानन में डॉक्टर ने 2-4 इंजेक्शन वहाँ पे लगाए हैं, हाइड्रोकार्ड वगैरह, एविल वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो लगाया गया मेरे को। फिर उन्होंने कहीं मेरी फैमिली को कहा, मेरे ब्रदर को, कि आप इनको शिफ्ट कीजिए। ब्रदर मेरे ने बाद में जो मेरे को सुनाया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा कि मैं इनको सुबह 4:30-5 बजे की बात होगी कि इनको लेके जाते हैं, बीएन में लेके जाता हूँ। डॉक्टर डर गए कि शायद बीएन में सुबह सुबह अगर फैसिलिटी ना हुई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आप जीएमसी में जाइए। आनन फानन में उन्हें रेफर कर दिया और ना ही रेफरल का प्रोटोकॉल उसने फॉलो किया। रेफरल के में होता है कि आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको वहां तक पहुंचाएगा कि अगर रास्ते में कोई इंजेक्शन लगाना है, कुछ करना है। कुछ उन्होंने नहीं दिया मेरे को। इन्होंने ब्रदर ने उठाया, गाड़ी में फेंका और आनन फानन में मेरे को जीएमसी लेके गए। भला हो उन डॉक्टरों को, जीएमसी वालों का, जिन्होंने, उनमें से किसी एक डॉक्टर ने मेरे को पहचान लिया। अगर ना भी पहचानते, शायद डॉक्टर वहाँ पे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को विद इन सेकंड ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो मेरे को टेक्निकल पता नहीं है। मेरे को 4 घंटे के बाद जब होश आता है तो फैमिली वाले थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद करते करते फिर मैं वहाँ से भी इलाज करवाने के बाद फिर मैंने प्राइवेट ही सेक्टर में दिखाता रहा। उसके बाद मैं 29 तारीख से 29 तारीख से मैं कंटिन्यूस इनके टच में हूँ। भाई आपके जहाँ पे कोई इलीगल लड़के थे वो काम कर रहे हैं। ये पहले तो माने ही नहीं, हमारे पास इलीगल लड़के काम ही नहीं है, हमारे पास रोस्टर है लड़कों का। जब मैंने प्रेशराइज किया कि रोस्टर दो, ये रोस्टर देने में नाकामयाब रहे। कंटिन्यू मैं करता रहा। फिर मेरे को कहा गया कि नहीं जी, आपको हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है, हमने इसकी बायोमेट्रिक निकाल ली है आपको वो, और गलती है हमारे डॉक्टर की कि आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की। अब डॉक्टर कहती है कि नहीं जी, इन्होंने मना किया। भाई हम तो मना करेंगे ना, मेरे फैमिली मना करेगी या आप कहेंगे हम एम्बुलेंस वाले को घर से बुलाते हैं। घर से वो कब आता और कब मेरे को ले जाता? अगर वो 10 मिनट जो गोल्डन पीरियड था, मेरे को अगर ट्रीटमेंट ना मिलता मैं तो मर गया होता अब तक। मेरे को उसके बाद जब इनसे कर रहा हूँ, मेरे को एक डॉक्टर वहाँ पे विशाल रैना जो डीएमएस है, लेकिन एक्चुअल में जब पता करवाया कि इस हॉस्पिटल में एक डीएमएस की पोस्ट ही नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब एक बार मिले हैं, दूसरी बार मेरे को नहीं मिले हैं। मैंने इन्होंने कहा जी मैंने सारा कुछ कर लिया, आप फिक्र नहीं करो, मैं कर रहा हूँ। करते करते मेरे को 10 तारीख तक इन्होंने कर दिया भाई लिंगरा। फिर 11 तारीख को मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट द्वारा फाइल की है। फिर मेरे को एक फर्जी इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें किसी का साइन नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को कहता है जी हमने इनसे रिटर्न ले लिया है और आपको मैं 2-4 दिन में बताऊं। इन्होंने कहा कि मैंने कहा जी वीडियो प्रिजर्व है। हाँ जी वीडियो प्रिजर्व है हमारे पास, ये देखो हमारा टीवी सामने चल रहा है जी, हमने देख ली लड़के कौन है, हमारा लड़का कितने बजे गया है, कहाँ से आया, क्या हुआ, आप कैसे चल के आए हैं और कैसे आपको लेके गए, वो सारा वीडियो है। मैं चलो ठीक है, रिकॉर्ड है। हमने भी कहा कि अब रोज आना जाना, इतना हमारे साथ बेईमानी नहीं की जाएगी। डॉक्टर विशाल रैना ने लिंगरन करते करते मेरे को कहते हैं कि जब रिपोर्ट के बाद मेरे को कहते हैं कि आपको 19 से 20 को मैं रिपोर्ट इसका सबमिट करता हूँ। जब मैं 21 को मैं जाता हूँ तब तक पता चला कि डॉक्टर विशाल रैना छुट्टी लेके कहीं बाहर चले गए। फिर सुपरिटेंडेंट साहब को मैंने 22 को अप्रोच किया, वो भी मेरे को सिर्फ कंप्रोमाइज के लिए कह रहे हैं कि इंक्वायरी करनी है। फिर मैंने प्रेशर किया कि मैं यहीं पे मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे को इंक्वायरी चाहिए और इंसाफ चाहिए। सर आज आपके साथ ये हुआ है, कल को किसी और के साथ हुआ। अब मैं कुछ लोग होते हैं जो बोलते भी नहीं है, जो बोल नहीं पाते। मैं इवन खुद इस मीडिया लाइन में और खुद मैं हॉस्पिटल में देखते करता रहा, तब भी मैंने 1 महीना कुछ दिन वेट किया इंसाफ के लिए, तब मैं मीडिया में आया हूँ जाके। लेकिन मेरा जहाँ अभी भी आने का वो नहीं था। अगर विशाल रहना चाहते हैं तो उसी दिन मेरे को इंसाफ मिल जाता, वो लड़के जो थे वो पकड़े जाते। इन्होंने लिंगरन किया। फिर 23 तारीख को एक द्वारा कमेटी बनती है जिसमें डॉक्टर पंकज कौल, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर कपिल पादा और देवेंद्र कुमार रैना है जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं। इनको बनाया गया। 5 दिन में जो लिखा हुआ है इन्होंने 5 दिन में सबमिट होनी थी, इन्होंने नहीं दिया। चलो क्रिसमस छुट्टी आ गई। फिर 30 तारीख को हमें बुलाया गया कि अपने बयान दर्ज कीजिए। बयान दर्ज कराने जब मैं और मेरे भैया दोनों गए, क्योंकि दोनों ने कंप्लेंट की हुई थी, हम दोनों जाते हैं तो हमने उससे पूछा कि आप हमारे से जो बयान ले रहे हैं डिटेल हमारी हमने दे दी, आपको शेयर कर दिए, जो इसका एविडेंस है वीडियो कहाँ है आपके पास। उन्होंने कहा जी हमें तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने प्रोवाइड ही नहीं कराया। जो इनकी पहली वो प्रायोरिटी थी एविडेंस को प्रिजर्व करना। इनके साथ कोई केस जब कोई हो जाता है डॉक्टर के साथ या पैरामेडिकल साथ, ये तब जी ऑडियो भी निकालते हैं और वीडियो भी निकालते हैं कि हमारे डॉक्टर को ये गाली निकाली गई, इसको ये कहा गया। और मेरे केस में बंदों को शेल्टर करने के चक्कर में इन्होंने सारा कुछ ही डॉक्टर विशाल रैना ने वो उसको डिलीट ही करवा दिया। जो उसके पास प्रिजर्व था, ऑन ड्यूटी अफसर था, वो सारा ब्लेम उसके ऊपर मैं अभी लगा रहा हूँ। फिर मैं इसके करते करते
23 से लेकर स्टिल अभी तक मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को रिपोर्ट दो, मैं आगे कार्रवाई करूँ। इन्होंने मेरे को रिपोर्ट नहीं दी। मैं अब मजबूर होके मैंने अपने भाई बंधुओं का सहारा लिया, और अगर मंगलवार तक नहीं करते मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलूंगा, एलजी ग्रावेंसी सेल में भी लेटर डालूंगा, पीएमओ ग्रावेंसी सेल में भी लेटर डालूंगा। इसका जो कल्प्रिट है, और एक जो डॉक्टर है जिनकी सैलरी और फार्मासिस्ट है इनकी बंद हुई है, डॉक्टर के सामने एक इलीगल बंदे इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या वो भी उतने कसूरवार हैं जितना कि वो एक फार्मासिस्ट जो ड्यूटी छोड़ के गया, इमरजेंसी वो है वो लोगों के हवाले करके चला गया, मरते हो तो मर जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। उतनी ही कल्प्रिट जो एक लेडी डॉक्टर है, ना वो बीपी हाई का इलाज कर पा रही है, ना वो लो का कर पा रही है। एम्बुलेंस प्रोवाइड करना उनका काम था, कोई प्रोवाइड मेरे को नहीं की गई है। अब मैं यही करता हूं कि पहले इसकी जो 23 तारीख को बनाई गई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट जो है दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों ही किसी को शल्टर कर रहे हैं, किसके शेप पे ये कर रहे हैं। आज इनको दोनों को वहम है कि शायद हमारी पहुंच, इनकी पहुंच बड़ी दूर तक है। मैंने कहा ठीक है आपकी पहुंच हो जहां होगी, लेकिन मैंने इंसाफ लेना, मैं चाहे मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर पे आके, इंसाफ नहीं दोगे तो आप उसके लिए भुगतोगे। सर एम्बुलेंस नहीं मिली, भगवान ना करे अगर किसी को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तब ये क्या करेंगे? और जैसे आप बता रहे हो कि फार्मासिस्ट नहीं था, क्या वहां पर अटेंडेंस नहीं की जाती है? और अगर कुछ पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो किस तरीके से वही जवाब ये देते हैं, नहीं जी 50 पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबका इलाज होता है। मैं कहा मुझे 50 से नहीं लेना देना, मुझे अपने से लेना। मैंने अपने मेरे को कुछ होता, मेरे मदर फादर की एज 90+ है, उनको कौन देखते? मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कौन देखता? जो 50 रुपए का इंजेक्शन मैंने इनसे लगवाया ना, जो फ्री में मिला, वो फ्री मिलना मेरे लिए बड़ा जी का जंजाल बना। अब मैंने शायद 50 से 60 हज़ार रुपया लगा के अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, और अभी भी मैं बाहर 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पा रहा, गाड़ी मैं नहीं चला पा रहा, क्योंकि मेरी एक्चुअल में सही में टांगे काम नहीं कर रही हैं। मैं और मेरी रिपोर्टर हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों रिचा मैम कंटिन्यूस 29 तारीख से हम दोनों इस केस को फॉलो कर रहे हैं, रोज जाते हैं उनके पास अल्टरनेटिव डे पे, भाई क्या हुआ, लिंगरन ये शेल्टर किसको करना चाहते थे, कोई समझ नहीं आ रही, किसको बचाना चाहते थे, किसने क्या किया। जो इंक्वायरी कमेटी के जो डॉक्टर हैं ये बहुत अच्छे, इन्होंने बड़ी पेशेंस से बात सुनी, लेकिन इनके भी ये भी बेचारे मजबूर हो गए। वो कहते हैं जब तक एविडेंस नहीं हम किसको कसूरवार ठहराएंगे। वो भी कहते हैं कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, वो भी उतनी ही कसूरवार है। फार्मासिस्ट इमरजेंसी छोड़ के भाग गया, वो भी उतना जिम्मेवार है। वो बंदे मगर जिनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए। अगर कल को मेरे कुछ हो गया होता तो मेरे फैमिली को ये पता नहीं चलना था कि मेरे साथ हुआ क्या। ये इंजेक्शन सिर्फ आईएम लगना था, इन्होंने आईवी लगाया। वो इनके डॉक्टर बार बार कहते नहीं जी आईवी लग सकता है। मैंने कहा लग सकता है आईवी, मैंने भी टेक्निकल लोगों से पूछा कि वो आईवी लगता है, लेकिन वो लगता है ग्लूकोज में डाल के ड्रिप, बड़ा स्लो प्रोसेस में। जो अनऑथोराइज पर्सन थे उन्होंने झटके से वो प्रेशर से लगाया और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी हालत जो है खराब हो गई है। उसके बाद का भाई साहब मेरे को कैसे लेके गए हैं वो सारा आपको वो बताते हैं कि वहां मेरे साथ क्या हुआ। नवीन सर के ब्रदर भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी लो हो, इंसान चल नहीं पाता है, किस तरीके से जो है तब सिचुएशन को जो है हैंडल किया आपने, क्या कुछ कंडीशन थी नवीन सर की तब? जब 3rd इंजेक्शन लगाया और इसे रिएक्शन हो गया तो फुल बॉडी पेन है इसकी दिखना शुरू हो गया कि इसकी ना स्किन नीचे नीचे ऐसे लूज सी लग रही थी। तो ब्लड प्रेशर उन्होंने जब उस पर मीटर पे जब चेक कर रहे थे, जब मॉनिटर पे लगाया हुआ था उन्होंने, तो वो धीरे धीरे ड्रॉप मारता मारता 45 पे आ गया। और डॉक्टर को हम लोगों ने देखा, उसका फेस रीड कराया और डॉक्टर बड़ी परेशान सी होगी कि यार 45 अगर आ गया तो मे बी ये कोलैप्स कर जाएगी। कोई टेक्निकली हमें कुछ पता नहीं था कि किस हिसाब से ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम ये वाला रहता है। और जब 45 पे आया तो उन्होंने बोला कि हम आपको रेफर कर रहे हैं जीएमसी बख्शीनगर में, आप इन्हें ले जाओ, एम्बुलेंस हम लोग अरेंज करवा देते हैं। एम्बुलेंस कब आती, कब उसका ड्राइवर आता, हम लोगों ने अपनी गाड़ी पे ही उसे शिफ्ट करा। और जब गाड़ी पे बिठाया तो ये गाड़ी के बीच में ही, मतलब अंदर बिठाने के बाद ये अंदर ही गिर पड़ा बीच में। लेकिन फिर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके गए और जब वहाँ जाके 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे के बाद जब ग्लूकोज ये वो जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, तब जाके थोड़ा सा ये वाला इसे रिकवर कर पाया। अदरवाइज डॉक्टर अनऑफिशियली जैसे हम लोगों ने उनसे बात करी, वो कह रहे थे कि अदरवाइज 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप लोग और नहीं आते, इसकी किडनी जा सकती थी, इसका हार्ट कोलैप्स हो सकता था, इसकी डेथ भी हो सकती थी। और वो डॉक्टर बड़े लीनियंट से, इवन आप लोग चाहे वो इनका सुपरिटेंडेंट है, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, चाहे डॉक्टर्स हैं,
वो अनप्रोफेशनल वे से काम कर रहे हैं। अगर अनप्रोफेशनल वे से इतना बड़ा हॉस्पिटल चलेगा तो हायर अथॉरिटीज क्या कर रही हैं बैठे हुए। वो लोग अभी तक कोई भी एक्शन इन लोगों ने उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिया। अगर प्रोफेशनल बंदे यहाँ पे बिठाओगे तभी जाके हॉस्पिटल अच्छे तरीके से काम करेगा, अदरवाइज बंदे मरते रहेंगे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एम्बुलेंस टाइम पर नहीं होना, उसके बाद जो है सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलना, जो इंजेक्शंस वेन्स में लगना है वो मसल्स में लगा रहे हैं, किस तरीके से मसल से treatment vein है में वो लगा यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो दो लड़के वहां पे अनऑफिशियली कर रहे थे, मे बी स्टूडेंट थे, क्या था कुछ नहीं था। जब डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर वहां पे है एक बैठी हुई, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट थी, जो भी थी, नाइट पे मेडिकल ऑफिसर थी, उसको चाहिए था कि इन लड़कों को जब इसने लिख के दिया है, ऐसे बोला है बरवली कि यार ये इंजेक्शन लगाओ, पहले वो डॉक्टर चेक तो करे कि यार इंजेक्शन कौन सा है, कहाँ लगना है, ग्लूकोज में लगना है, कैसे लगना है, वेन में लगना है, कैसे करना है। कुछ नहीं देखा। वो फार्मासिस्ट जो भी इलीगल लड़के थे वो आए, उन्होंने आके प्रिक करा और प्रिक करने के बाद वो इंजेक्शन लगा के चलते बने। जब इसकी हालत खराब होनी शुरू हुई तो तब उन लोगों के हाथ पैर फूल गए कि यार ये बंदा कोलैप्स कर जाएगा, बेटर इसे रेफर कर देते हैं, क्योंकि अपने सिर से बला उतारो, ये ना हो कि कहीं हमारे सिर पे ये लग जाए। तब जाके हम लोगों ने इसे शिफ्ट करा। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी ये टीम बैठी हुई है, चाहे वो सुपरडेंट है, डिप्टी सुपरडेंट है, डॉक्टर है, कुछ भी है, जो 4-5 बंदे जो भी इनके रहते हैं, फार्मासिस्ट है, अगर सैलरी भी रोकी है आप लोगों ने, उसके बाद क्या एक्शन लिया आप लोगों ने, उसके बाद भले कुछ भी इन लोगों ने कोई बड़ी लीनियंसी सी दिखा रहे हैं कि यार हम लोग कुछ नहीं कर, हेल्पलेस जैसे होते हैं ना, वो वाला काम है इन लोगों का। सर अब क्या मांग करते हैं, और जिस तरीके से आपने पूरा ये वाक्य बताया, क्या कुछ एक्शन जो है इनके द्वारा लिया गया है? मेन जो इन्वॉल्व है, जिस डॉक्टर के सामने इलीगल लोग काम कर रहे थे, उन पे एक्शन होना चाहिए। जो बंदा इमरजेंसी छोड़ के फार्मासिस्ट भाग गया, उस पर एक्शन होना चाहिए। जिसने वीडियो डिलीट की, जिसने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी की है, उस डॉक्टर विशाल रैना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पोस्ट नहीं है, पहले तो मैं यही इंक्वायरी करवाना चाहूंगा कि अगर सरवाल हॉस्पिटल में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की शायद पोस्ट नहीं, जो मेरे सोर्स नहीं है, मैं पक्का नहीं कह सकता, अगर वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, वो बंदा डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे कैसे बना बैठा हुआ है? एक एमओ है, एमओ वाला उसको काम लो, अगर उसका जो काम है वो करवाए। अगर अच्छा, उसके बाद ये कमेटी है, इससे लगता है कि जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो भी इतने कैपेबल मेरे को नहीं लगते हैं। जो 23 तारीख की कमेटी बनाई गई है, अभी तक ये रिपोर्ट लेने में उनसे नहीं है कि इतनी इनकी गट्स नहीं है कि मैं रिपोर्ट लूं और किसी बंदे को करूं। और मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर जब मेरे साथ इतना अच्छा जानने के बाद जब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, एक आम इंसान को तो जो अपने कमरे में भी नहीं जाने देंगे। मैं लिहाजा चाहता हूं, अगर मंगल बुधवार तक मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं लीगली भी इनके साथ जाऊंगा, जुडिशली भी जाऊंगा, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलूंगा, उनसे भी कोशिश करूंगा कि अगर हम इस फील्ड में हैं तो वहां पे उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम जिससे भी मिलना होगा, एलजी ग्रेवेंसी सेल में भी मैंने लेटर मैंने एक मंगल के बुधवार को पोस्ट कर दूंगा, पीएमओ तक मैं करूंगा। अगर उसके बाद इनकी नौकरी पे किसी की बनती है, बन जाए। मैं बड़ा शेल्टर किया है इनको, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 15 दिन हो गया, 1 महीना 15 दिन मैं इनके पास चक्कर लगा रहा हूँ। और अब खबरें चलने के बाद ये मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं कि नहीं जी ये आप बैठ के बात करते हैं। मैं बैठ के क्या बात करनी है? आप मेरे को कहते हो कंप्रोमाइज करो भाई, एनी मीन्स में मतलब क्या होता है? या तो हम आपको धमकाएंगे या आप पैसे लेकर चुप हो जाओ। ना मैं पैसे लेकर चुप होऊंगा, ना मैं इनकी धमकी में आऊंगा। हाँ, अगर मेरे को कहीं पे रात को या दिन को कहीं ऑन ड्यूटी, या मैं कहीं से फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ, अगर मेरे पे कुछ अटैक होता है, मेरे को कुछ कोई हार्म करता है, उसके लिए ये जो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर एक्शन हुआ है, प्लस डॉक्टर विशाल रैना जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जो सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट कहता है, एक्चुअली वो मेडिकल अफसर है। अब किसने उसको बनाया वो मेरे को नहीं पता है। अगर ये होता है, ये 3 बंदे इसमें जिम्मेवार होंगे। यानी आपको डर है? मेरे को डर है। मैंने इसमें ये लेटर भी इनको लिख के दी हुई है सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट ने वो लेटर भी आगे फॉरवर्ड नहीं की है अपने डायरेक्टर को। जो लेटर मैंने कंप्लेंट की डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, विशाल रैना को, भाई ये कंप्लेंट है, उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का फर्ज होता है कि उसने अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। जब मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, मैंने कहा सर आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने आपको इन्फॉर्म किया? उन्होंने कहा जी हमें इन्फॉर्म नहीं किया, हमें इन्फॉर्म किया गया 23 तारीख को, जब इन 2 बंदों की सैलरी बंद होती है, एक डॉक्टर की, एक फार्मासिस्ट की, तब किया गया। अब वही एक्शन उस पर लेना चाहिए कि इसने इतनी नेग्लिजेंसी क्यों की है। ना ही उसने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, ना ही उसने हमारे साथ कुछ हेल्प की। भाई जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े। मेन वही है कि जो 2 लड़के वो वहाँ काम कर रहे हैं, वो लड़के कौन थे और किसकी शेप पे वो वहां पे आए हैं। और इसका मतलब है कि वहां पे यही नहीं, कुछ और भी चलता है रात को। जो ये अगर 2 लड़के बाहर से काम कर रहे हैं, डॉक्टर के सामने एक कर रहे हैं,
और जो सुनने में आ रहा है कि जो 2 लेडीज इंटर्न लड़कियां इंटर्न थी वो भी आईएसएम से है, वो भी हमारे मेडिकल से नहीं, आईएसएम वाली का अगर कोई रात को एक्सीडेंट केस आया था वो क्या ट्रीटमेंट करेंगी? आईएसएम वालों का अपनी अलग थ्योरी होती है, दूसरों वालों की अलग थ्योरी है। कुछ समझ नहीं आ रही कि बीच में किसको शेल्टर कर रहे हैं। मैं लिहाजा यही करता हूं कि सुप्रीडेंट साहब को भी, वो भी उतने जिम्मेवार बन गए हैं जो इतनी इन्होंने डिले की है, 23 तारीख से लेकर आज तक जो डिले की है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। उतना ही जिम्मेवार डिप्टी सुप्रीडेंट जो विशाल रैना है, जिसने एविडेंस के साथ छेड़खानी की है, जिस डॉक्टर ने मेरे को मेरी फैमिली को एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की, और उस मेरे चक्कर में मेरी मदर का भी इलाज नहीं हुआ। आनन फानन में उनको भी वहां से निकलना पड़ा वहां से, क्योंकि जिसपे जो बंदा मर रहा पहले उसको बचाना होता। खैर उनकी उल्टियां, उनका इलाज बाद में किसी को कह के घर में करवाया, मैंने ग्लूकोज चढ़वाया। ये 5 बंदे सर वो हैं कल्पिट्स हैं, और इनके ऊपर सबसे एक्शन होना चाहिए 4 बंदों 5 बंदों के ऊपर। ये टीम जो है कमेटी की जो बनी है, इंक्वायरी कमेटी, बंदे अच्छे हैं लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये रिपोर्ट नहीं दे पा रहे, ये कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम क्या रिपोर्ट किसके खिलाफ लिख के दें। तो लिहाजा वही करते हैं कि अगर मंगलवार बुधवार तक नहीं करते हैं फिर कुछ लीगली कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस लगाने की मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर। देखिए, अक्सर जो है लोग वो सरकारी अस्पताल से अक्सर जो लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा उपचार जो है वो मिल सके, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में इस तरह की लापरवाही की जा रही है कि गलत इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। और अगर कोई बोलता है कि हमें एविडेंस चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, या तो उन सीसीटीवी फुटेज के साथ जो छेड़छाड़ है वो की जाती है, या तो उन लोगों को जो है बचाने की कोशिश की जाती है जो गलत जो है वो काम करते हैं। तो फिलहाल नवीन सर का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, कुछ दिन तक अगर इनके हित में कुछ नहीं आता है तो ये जो है कहना है इनका कि ये भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। और अभी फिलहाल जो है इनका अभी भी ट्रीटमेंट जारी है, और अभी भी ये जो है वो फिट नहीं है कि खुद से चलकर जो है बाहर जा पाए या फिर ड्राइव कर पाए। और इन्हीं के चक्कर में जो है इनकी मदर का भी जो ट्रीटमेंट है वहां पर नहीं हुआ, उन्हें भी वहां पर से ले जाना पड़ा ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा चल पाए। आप अगर कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर पहले ये चीज पर गौर करें कि वो जहां पर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने घर के व्यक्ति का, जो ट्रीटमेंट व्यक्ति कर रहा है, जो डॉक्टर है या फिर जो भी स्टूडेंट है, क्या वो सही से वहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर इंजेक्शन सही से लगा रहे हैं कि नहीं। आप सभी लोग अगर ध्यान देंगे तभी जो आपके परिवार का सही से उपचार है वो हो पाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।